हेलो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए मैं बहुत ही सिंपल सा एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें आज हम डिस्कशन करेंगे इतिहास के कुछ व्यक्तियों के नामों, कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों के नामों का जिनमें आप लोग अक्सर कंफ्यूजन होते हैं। क्या क्या कंफ्यूज होता है, मैं 4 नामों का आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ और जिसको मालूम हो तो जरा सोचिए। एक नाम लिया मैंने मोहम्मद बिन कासिम। क्या लिया? मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम लिया बताओ? मोहम्मद बिन कासिम लिया है। ठीक। एक महमूद गजनबी। महमूद गजनबी। महमूद गजनबी। थर्ड नाम मैंने आपके सामने लिखा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, ये थर्ड नाम लिया। और एक चौथा नाम मैं लिख रहा हूं मोहम्मद बिन तुगलक। MBT मोहम्मद बिन तुगलक। ये 4 नाम मैंने आपके सामने लिखे और आप चारों नामों में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो आपको क्रिएट होता होगा। जिन्होंने बड़े ध्यान से पढ़ा होगा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी इसमें। तो आप सभी लोग जरा ध्यान से समझेंगे। 5 या 7 मिनट का ये वीडियो रहेगा, 10 मिनट का भी हो जाए तो आप कंप्लीट वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल अंदर समझ में आ जाएगा और इन पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी क्लियर होगा। तो मोहम्मद बिन कासिम, आपने सुना होगा कि भारत में सिंध पर अरब आक्रमण, आपने सुना होगा ना कि सिंध पर अरब आक्रमण। क्या सुना है? सिंध पर अरब आक्रमण या भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम आक्रमण। इसकी डेट आपको मालूम होगी 712 AD। क्या कह रहा हूं? 712 AD। क्या नाम है इसका? 712 AD। क्या सन है? सिंध पर अरब आक्रमण या भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 AD। ये तारीख आप याद रखेंगे। तो ये आक्रमण किसने किया था? तो ये आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और इस आक्रमण का वर्णन अली अहमद की पुस्तक, अली अहमद की पुस्तक चचनामा में वर्णित है। अली अहमद की पुस्तक चचनामा में वर्णित है, जिसे चाच का इतिहास भी कहते हैं, चचनामा। और मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र पर जजिया कर लगाया था। जजिया कर लगाया। क्लियर बेटा? जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम। और आप लोगों को मालूम होगा कि दिल्ली सल्तनत में एक शासक ऐसे हुए हैं जिसने 24 प्रकार के करों को समाप्त किया। कितने प्रकार के? 24 प्रकार के करों को समाप्त किया और 4 कर लाए, जजिया, जकात, खम्स और खराज। जजिया, जकात, खम्स, खराज, 4 प्रकार के कर लाए थे। तो ये मोहम्मद बिन कासिम आपको क्लियर हो गए होंगे ऐतिहासिक व्यक्तियों में। अब आता महमूद गजनबी। महमूद गजनबी। तो महमूद गजनबी वह आक्रांता था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। 17 बार आक्रमण करने वाला, 1001 से लेकर 1027 के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किए। और सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था 1025 AD में। आपने सुना होगा कौन सा आक्रमण था? सोमनाथ के मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। और आप लोगों ने एक बात और अभी करेंट में सुनी होगी, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए? नरेंद्र मोदी जी बनाए गए। और एक MP की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए
किस रानी ने या किस शासिका ने मदद की थी? तो ये थी अहिल्याबाई होलकर। ये भी आप याद रखना, अहिल्याबाई होलकर का नाम आता, शंकर जी की भक्त थी। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है और किसके लिए समर्पित है? भगवान शंकर के लिए समर्पित है। तो महमूद गजनवी क्लियर हो गया होगा। 17 बार आक्रमण करने वाला व्यक्ति महमूद गजनवी। अब बात आती है कि मोहम्मद गौरी कौन था। आपको यह अंतर क्लियर होना चाहिए। मोहम्मद गौरी कौन था? तो मोहम्मद गौरी का 1175 में भारत पर पहला आक्रमण होता है, प्रथम आक्रमण, ये याद रखना। ये कई स्टूडेंट को नहीं मालूम होगा, प्रथम आक्रमण इसका 1175 में होता है। लेकिन बेटा एक बात और याद रखेंगे, ये 3 मुख्य युद्ध हैं, 1191, 1192 और 1194। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से प्रथम युद्ध में हारते हैं। गौरी हारते हैं चौहान से, गौरी हारते हैं चौहान से प्रथम युद्ध में, ये हारते हैं और ये जीतते हैं। लेकिन द्वितीय युद्ध में इनकी मदद कर देते हैं जयचंद। जयचंद किसकी? गौरी की मदद करेंगे। तो इसमें गौरी और जयचंद संयुक्त रूप से, गौरी प्लस जयचंद संयुक्त रूप से पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देते हैं। इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है, दोनों जीत जाते हैं। लेकिन गौरी द्वारा से जयचंद पर आक्रमण करता है। गौरी और जयचंद के मध्य युद्ध होता है, जयचंद के, जिसको हम चंदावर का युद्ध कहते हैं। ये होता है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का फर्स्ट वार। ये होता है तराइन का सेकेंड वार। अब आप कमेंट करेंगे तराइन कहाँ स्थित है। और ये होता है चंदावर का युद्ध। ये चंदावर कहाँ स्थित है, ये भी कमेंट करेंगे। चंदावर कहाँ पर है, तराइन कहाँ पर है। और तराइन का तीसरा युद्ध भी कुछ स्टूडेंटों ने नहीं सुना होगा, उसके बारे में भी मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूं। तराइन का थर्ड वार, तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में इल्तुतमिश, इसके मध्य होता है इल्तुतमिश, इल्तुमिश या इल्तुतमिश और एलदोज के मध्य होता है। ये अपने प्रतिद्वंदी एलदोज को हराता है इसमें। तो ये तराइन का थर्ड वार होता है। क्लियर बेटा? अब बात आती है मोहम्मद बिन तुगलक की। तो थोड़ा सा आप जरा देखें वीडियो में स्पष्ट नजर आ रहा है कि नहीं। अब हम चर्चा करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, MBT की चर्चा करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक को हम पागल बादशाह भी कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले इतने हिस्से का। फिर हम यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में चर्चा करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का, तुगलक वंश का एक शासक होता है जिसका वास्तविक नाम होता है जूना खां या जौना खां। ये अपने पिता की हत्या के बाद शासक बनता है। पिता को एक लकड़ी के महल के अंदर प्रवेश करा देता है और हाथी से उस महल को गिरवा देता है। पिता को प्रवेश कराता और उस महल को हाथी से गिरवा देता है। तो इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद बिन तुगलक के पिता की मृत्यु। तो आप ये कमेंट करेंगे कि इनके पिता कौन थे और किस संत के सहयोग से ऐसा कार्य करता है जिन्होंने कहा था दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली दूर अस्त का। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप समझते हैं, इनको कहते हैं हम जौना खां, जौना खां या दूसरा नाम है जूना खां। हम याद कर सकते हैं जूना खां या जौना खां। जूना जो खाएगा वही तो पागल होगा, जूना आप जानते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक को हम पागल बादशाह कहते हैं, पागल बादशाह। वास्तविक नाम जूना खां या जौना खां, पागल बादशाह। रक्त पिपासु बादशाह, रक्त पिपासु बादशाह। अब 2 स्टेटमेंट में आपसे लिए पूछ रहा हूं, आप उनके जवाब देंगे। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि राजा को प्रजा से
तथा प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। ये कथन किसका है? और एक हुमायूं के बारे में किसी ने कहा है कि लुढ़कते हुए आया, लुढ़कते हुए चला गया। ये कथन किसका है? और आप लोगों को सुना होगा कि मैंने 2 मुट्ठी बाजरे के लिए भारत का शासन खो दिया था, शेरशाह सूरी का कथन। और आपको ये भी मालूम होगा कि B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, समुद्रगुप्त को। तो आप ये वाला क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे कि राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिली, ये किसने कहा था? क्लियर है? और लुढ़कते हुए आया, लुढ़कते हुए चला गया, और कहीं जगह होती तो वहां भी लुढ़कता, यह कथन हुमायूं के बारे में किसने कहा? कमेंट जरूर किया करें बेटा। ये भी क्लियर हुआ, राजा को प्रजा, प्रजा को राजा से। अब बात आती है कि जूना खान ने क्या क्या कार्य किए थे। इसने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी, दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद ले गया था। अगली इंपोर्टेंट बात है कि इसने सांकेतिक मुद्रा भी चलाई थी। सांकेतिक मुद्रा जिसको कहते हैं हम टोकन करेंसी। क्या कहते हैं बताओ? टोकन करेंसी भी कहते हैं। और हमारी भारतीय मुद्रा भी एक प्रकार से टोकन करेंसी है। टोकन करेंसी का आप समझ रहे हैं कि हमारी इंडियन जितने भी रुपए चलते हैं वो सभी टोकन करेंसी है। सांकेतिक मुद्रा MP पुलिस में, MP PSC में और कई कॉम्पिटिशन में पूछा गया है कि वह कौन सा बादशाह था जिसने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा चलाई। और रुपया मुद्रा नाम शेरशाह सूरी ने रखा था, रुपया तो शेरशाह सूरी ने रखा था। अगली इंपोर्टेंट बात समझते हैं, एक बात और समझते हैं कि इन्हीं के शासनकाल में मोरक्को का तीर्थयात्री इब्न बतूता आता है। मोरक्को का तीर्थयात्री जिसने रहला नामक किताब लिखी थी। रहला याद रखेंगे, मोरक्को दक्षिण अफ्रीका, मोरक्को की राजधानी रबात और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का एक देश। ठीक बेटा, क्लियर? ये वाली बात तो समझ में आ गई होगी। और इसी के शासनकाल में दक्षिण भारत में 1336 में विजयनगर साम्राज्य का उदय होता है। विजयनगर हरियर बुक का स्थापित करते हैं और संगम वंश की नींव डालते हैं विजयनगर साम्राज्य की। तो इतनी सब बातें आप मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जान चुके हैं। तो तीनों शासकों के बारे में आपको कैसा लगा सुनकर? याद हो गए वीडियो को देखते हुए? पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।